नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, झारखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, जैविक उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख पक्षी विहार और झारपाक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें। और अभी तक जिन्होंने एक भी क्लास नहीं किया है वो यूट्यूब पे जाके मेरा जो है ज्योग्राफी का वो 13 क्लास अपलोड है, आप उसको वहाँ पे फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वन्य प्राणी संरक्षण। इसमें हम लोग देखेंगे कि वन्य प्राणी संरक्षण के अंतर्गत एक बोर्ड का क्रियान्वयन किया गया है, जिस बोर्ड का क्या नाम है, भारतीय वन्य जीवन बोर्ड, ठीक है। दोस्तों देखिए, इसको एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं कि भारत में वन्य जीवन संरक्षण की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निर्देशन करने वाला शीर्ष संस्थान का क्या नाम है, तो भारतीय वन्य जीवन बोर्ड है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, तो पर्यावरण मंत्री होते हैं। तो भारत के अभी पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव हैं, और भारत के प्रधानमंत्री तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो और इसमें देखिए दोस्तों, इस बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, तो 47 सदस्य होते हैं, यानी कि 47 सदस्यों की ये कमेटी होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2003 में इसका गठन किया गया। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड जो है दोस्तों, इसका गठन कब किया गया, 2003 में किया गया। देखिए, इसको राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड भी बोल सकते हैं और भारतीय वन्य जीवन बोर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि झारखंड वन्य प्राणी संरक्षण जो है, इसके अंतर्गत जो है कितने तरह के संरक्षण आते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से 5 तरह के संरक्षण आते हैं, जिसमें आपका प्राकृतिक रूप से या फिर मानव द्वारा निर्मित जो हैबिटेट बना के उस क्या किया जाता है, वन्य प्राणी को संरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं तो कौन कौन से वो क्षेत्र हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है, एक हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, आपका जैविक उद्यान हो गया, प्रमुख पक्षी विहार हो गया और झारपाक्स हो गया, ठीक है। इन सभी जगहों में जो है या तो प्राकृतिक रूप से वहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनका संरक्षण किया जाता है, या फिर मानव द्वारा निर्मित जो है वहाँ पे इकोसिस्टम बनाया जाता है, जहाँ पे आपका वन्य जीव जो है वो संरक्षित होते हैं, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क है, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है तथा बहुत सारे जैविक उद्यान है, ठीक है। इन सबको मिला के जो है ये झारखंड के कुल भूमि का 2.63% ये होता है, ठीक है दोस्तों। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 79716 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका किसके हिसाब से है, ये आपका है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है झारखंड का क्षेत्रफल 79716 स्क्वायर किलोमीटर है। ऐसे आपका झारखंड का क्षेत्रफल 79714 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो है आपका 2.63% भूभाग पे आपका कौन कौन से चीज़ें हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य और बहुत सारे जैविक उद्यान जो है ये आपका झारखंड में पाए जाते हैं। कितने भूभाग पर, तो 2.63% भूभाग पर, ठीक है। उसके बाद जो संरक्षित वन है दोस्तों, जो संरक्षित वन है उसके 9% में पाए जाते हैं। तो संरक्षित वन जो है, जो आपका रिकॉर्ड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकॉर्डेड है, तो उसका कितना एरिया है, तो 23,605 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये आपका रिकॉर्डेड एरिया है। आपका इसमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं, आपका इसमें जो है संरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं, और आपका अनक्लासिफाइड वन जो है वो सब ये 23,605 स्क्वायर किलोमीटर जो पिछला क्लास में आपको मैंने बताया था। तो इसमें जो है 9% जो है ये दायरे में आता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 26 सितंबर 2001 को पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का प्रथम गज आरक्ष यानी एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया। देखिए दोस्तों, ये जो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका जो है ये सिर्फ पूर्वी सिंहभूम नहीं, ये आपका सरायकेला खरसवां भी होगा, पश्चिमी सिंहभूम भी होगा और पूर्वी सिंहभूम, यानी इन 3 जिलों में जो है गज आरक्ष जो है इसका स्थापना किया गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो है गज आरक्ष का जो रेंज है वो 13,000 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में आता है, ठीक है, जो आपका सरायकेला खरसवां को भी टच करता है, पूर्वी सिंहभूम को भी टच करता है और पश्चिमी सिंहभूम को भी टच करता है। इसके अलावा दोस्तों कि 30 जून 2022 यानी हाल ही में 30 जून जो है ये हाल ही में 10-15 दिन पहले 30 जून 2022 को जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है ये साहेबगंज के जो भंडरो ब्लॉक में एक फॉसिल्स पार्क जो है राजमहल फॉसिल्स पार्क का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। तो आने वाला एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि राजमहल फॉसिल्स पार्क कहाँ पे है, तो आपका साहिबगंज हो जाएगा। अगर प्रखंड पूछेंगे तो क्या बताइएगा, तो वो भंडरो ब्लॉक बताइएगा, ठीक है। तो कौन सा पार्क है दोस्तों ये, तो जीवाश्म पार्क है, और इसको विकसित करने के लिए
किस क्लब की सहायता ली गई है, तो नेचर क्लब। किस क्लब की सहायता ली गई है, तो नेचर क्लब के द्वारा ये जीवाश्म मार्ग को क्या किया गया है, विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि झारखंड में जो है सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका क्या नाम है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, और यह झारखंड के लातेहार जिला में आता है। ठीक है दोस्तों। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है ये बहुत बड़े स्तर का होता है, और इसमें जो है दोस्तों किसी भी पर्सन का अलाउ नहीं होता है, सिर्फ स्टाफ जो वहाँ पे काम करते हैं या फिर ऐसे ऑफिसर जो वहाँ पे आपका इंस्पेक्शन वगैरह में आते हैं, तो उन्हीं का सिर्फ अलाउ होता है। बाद बाकी आम आदमी का वहाँ पे अलाउ नहीं होता है, वो मतलब वहाँ पे घूमने के लिए आपको वहाँ पे एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो वो हो गया राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है दोस्तों, कि वन्यजीव अभ्यारण्य में आप वहाँ पे घूम सकते हैं, वही सारा चीज़ होता है वहाँ पे, वन्यजीव प्राणियों को संरक्षित किया जाता है, लेकिन वहाँ पे आप घूम सकते हैं, एक सीमित दायरे में आप वहाँ पे जाके घूम सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। और एक टूरिज्म क्षेत्र बनाया जाता है जहाँ पे आप जो है भ्रमण कर करके उस जगह का आनंद ले सकते हैं। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में आपको परमिशन नहीं रहेगा कि आप वहाँ पे घूमें। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये झारखंड के लातेहार जिला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1986 में हुई थी। ठीक है। अब देखिए बेतला जो है दोस्तों BETLA, इसका अपना एक अलग मीनिंग होता है। ठीक है। इसका क्या क्या मीनिंग होता है तो हम लोग देखते हैं। तो B फॉर बिशन, E फॉर एलिफेंट, T फॉर टाइगर, L फॉर जो हो गया आपका लिपर्ड, और A फॉर हो गया एक्सिस। ठीक है। इसका ये मतलब होता है। अब देखिए इसकी स्थापना कब की हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। आपको बता दें कि 1976 जो है दोस्तों, 1976 में आपका पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य बना था। ठीक है। पलामू अभ्यारण्य 1976 में बना था। ठीक है। उसी को काट कर आपका जो है 1986 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे। 1976 में पलामू अभ्यारण्य था, और उसी को काट के कुछ क्षेत्र यानी कितना आपका 226 स्क्वायर किलोमीटर, 226 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को अलग कर, ठीक है, यानी कि बाउंड्री कर दिया गया कि ये जो है आपका क्या नाम से जाना जाएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। तो झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ एक है, और वो कौन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पे मुख्य रूप से टाइगर को ये किया जाता है, रिजर्व मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले 1955 में जो है हजारीबाग भी एक राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था, लेकिन हजारीबाग में जो है उतनी सुविधा वगैरह और उतना ज़्यादा वहाँ पे रख रखाव नहीं होने के कारण 1976 में जो है हजारीबाग जो राष्ट्रीय उद्यान था उसको क्या कर दिया गया, उसको अभ्यारण्य में बदल दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि अब हम लोग हजारीबाग अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब जानते हैं, 1976 में। लेकिन 1955 में जो है ये आपका क्या था, वहाँ पे 1955 से लेकर 1976 के बीच में ये आपका क्या था, राष्ट्रीय उद्यान था हजारीबाग वाला। तो फिलहाल अभी झारखंड में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम लोग देखते हैं कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका कौन सा जिला, लातेहार है। इसका स्क्वायर किलोमीटर कितना है, तो 226 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर ये है। अब देखिए इसमें जो है पलामू व्याघ्र जो आरक्ष है, पलामू बाघ आरक्ष जो है इसी के अंतर्गत आपका आता है, और झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है दोस्तों, ये झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। कौन, पलामू बाघ आरक्ष है, ये आपका झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पे जो है देखिए इस क्षेत्र में जो है दोस्तों, यानी पलामू अभ्यारण्य और बेतला नेशनल पार्क दोनों को मिला के जो क्षेत्र बनता है, यहाँ पे 1932 में जो है विश्व की सबसे पहली बाघ की जनगणना हुई थी। ये ध्यान में रखिएगा, 1932 में विश्व की सबसे पहली बार बाघ की जनगणना हुई थी। कहाँ पे, पलामू अभ्यारण्य वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, जिसमें आप उस टाइम बेतला भी उसी में आता था, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य भी उसी में आता था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर करके एक वहाँ पे संस्था की स्थापना की गई थी। वो कब, 1973 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि आपका पलामू बाघ आरक्ष, इसकी स्थापना की गई है। तो चलिए अब हम लोग पलामू व्याघ्र आरक्षित वन यानी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और क्या क्या हम जो मुख्य रूप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए पलामू व्याघ्र आरक्षित वन झारखंड के छोटा नागपुर पठार के लातेहार जिले में है। 1973-74 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित प्रथम 9 बाघ आरक्षों में से एक है। देखिए भारत सरकार द्वारा 1973-74 में बाघ परियोजना के अंतर्गत 9 बाघ आरक्षों का स्थापना किया गया था। उसमें से आपका एक कौन है, ये पलामू व्याघ्र आरक्षित वन ये आता है। ठीक है दोस्तों।
आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों पलामू व्याघ्र आरक्ष 1026 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए दोस्तों बुक में जो है आपको 1026 स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन नेट में और जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का 2021 का रिपोर्ट पढ़िएगा तो उसमें आपका कितना है 1129 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1130 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, आप ऑप्शन के हिसाब से उसको चूज कीजिएगा कि अगर आपका ऑप्शन में 1026 स्क्वायर किलोमीटर है कि 1129 किलोमीटर है। अगर ये दोनों में से 1129 किलोमीटर होगा तो उसी को टिक कीजिएगा क्योंकि ये सही है। ठीक है, 1126 सिर्फ बुक में दिया हुआ है, लेकिन नेट में आप जब देखिएगा तो 1129 स्क्वायर किलोमीटर मिलेगा, और आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 का रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें भी आपको 1129 स्क्वायर किलोमीटर आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है आरक्ष जो है इतना एरिया में फैला हुआ है, जिसमें पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है का क्षेत्रफल जो है, देखिए पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल देखिए बुक में 794 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन आप इसको नेट में देखिएगा तो आपका 980 स्क्वायर किलोमीटर आपका नेट में दिया इंटरनेट में दिया हुआ है, और 794 का जो लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये आपको बुक में दिया गया है। तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो उस हिसाब से इसको आपको आंसर करना है। ठीक है, लेकिन नेट में और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है उसमें आपका 979 यानी कि 980 स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य कितना हो जाएगा 980 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, तथा बेतला राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 226 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको बुक में और आपका इंटरनेट में दोनों सेम दिया हुआ है, 226 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है बेतला नेशनल पार्क का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है शुष्क मिश्रित वन पाए जाते हैं। देखिए ये वाला जो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो शुष्क मिश्रित वन पाए जाते हैं वहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं कि 1973 में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 53 हो गई है। देखिए 1973 में स्टार्ट किया था, भारत सरकार द्वारा 9 बाघ अभ्यारण्य बनाया गया था, आज के डेट में कितना हो गई है, टोटल 53 हो गई है। उसके बाद देखते हैं कि घासीदास नेशनल पार्क एवं तेमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। देखिए 53वां टाइगर रिजर्व कौन कौन है, तो घासीदास नेशनल पार्क और तेमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो है भारत के 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि पलामू बाघ आरक्ष के अंतर्गत और कौन कौन सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पैटर्न से, तो हम लोग देखते हैं कि पलामू वन्यजीव जो पलामू बाघ आरक्ष है इसका विस्तार जो है 1026, देखिए 1026 स्क्वायर किलोमीटर है, तो 1026 स्क्वायर किलोमीटर बुक में है, और ऐसे कितना 1129 बोलिए या फिर 30 बोलिए। ठीक है, 1129 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये आपको नेट में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इनमें जो है पलामू बाघ आरक्ष जो है इसमें कितना 47 स्तनपायी प्रजातियां पाई जाती है, 174 जो है वो पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, 970 वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती है, 139 औषधि पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, 17 प्रकार के घास पाए जाते हैं, 46 झाड़ीदार वनों की प्रजातियां पाई जाती है, 25 लताओं की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि इस क्षेत्र से 3 नदियां गुजरती है। आपका जो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यानी लातेहार वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे आपका पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य है, लातेहार और पलामू का जो बॉर्डर है, लातेहार और पलामू का जो बॉर्डर बनाता है वो वाला क्षेत्र में जो है जहाँ पे आपका पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य भी वहीं पे है, आपका बेतला नेशनल पार्क भी वहीं पे, और महुआ टाँड़ जो है भेड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे वो भी आपका वहीं पे, वहाँ से 3 नदियाँ गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी 3 नदियाँ हैं, एक बूढ़ा नदी हो गया, उत्तरी कोयल नदी हो गया और औरंगा नदी हो गया, ये 3 नदियाँ उस क्षेत्र से होकर गुजरती है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें एक हाईलाइट हम लोग देखेंगे कि पलामू किला इसी क्षेत्र में है। देखिए चेरो वंश द्वारा निर्मित जो पलामू किला था वो इसी क्षेत्र में है, जिसका निर्माण रक्सेल राजा ने करवाया था तथा बाद में चेरो राजा मेदिनी राय ने इसकी मरम्मत करवाई थी। देखिए 1658 से लेकर 1674 ये मेदिनी राय का कार्यकाल रहा। पहले रक्सेल राजाओं द्वारा वहाँ पे पुराना किला बनाया गया था, बाद में मेदिनी राय के द्वारा वहाँ पे क्या किया गया है, उसकी मरम्मत की गई है। और ये पलामू किला आपका कहाँ पे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, और कौन सा जिला में पड़ता है, तो लातेहार जिला में पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि झारखंड के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से 11 वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। देखिए एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि झारखंड में मुख्य रूप से कितने वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से 11 जिनको मान्यता प्राप्त है 11 वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। ठीक है, तो 11 वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए
तो हम लोग देखेंगे 1976 में कितने वन्यजीव अभ्यारण्यों को मान्यता प्राप्त हुई थी। तो 1976 में 4 वन्यजीव अभ्यारण्य को मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो वे 4 वन्यजीव अभ्यारण्य कौन थे? तो सबसे पहले हो गया पलामू अभ्यारण्य, महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, दलमा अभ्यारण्य और हजारीबाग अभ्यारण्य। तो देखिए पलामू अभ्यारण्य जो है यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्र स्तर का अभ्यारण्य है। देखिए अब देखिए अभ्यारण्य में भी आपका राजकीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर, ये आप ध्यान में रखेंगे। अभ्यारण्य में भी आपका क्या होना है? एक राष्ट्रीय स्तर का अभ्यारण्य और एक आपका राजकीय स्तर यानी कि स्टेट लेवल आपका जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका नेशनल लेवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो पलामू अभ्यारण्य है ये आपका एक ही झारखंड का एक ही 11 में से एक ही जो है वो आपका नेशनल लेवल का आपका क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो वो कौन सा है? तो पलामू अभ्यारण्य है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मात्रा में इसका जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फैला हुआ है। तो इसका जो एरिया है वो कितना है? 980 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसको बुक में कितना दिया गया? 794 स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिया गया है बुक में। तो यह देखिए झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का अभ्यारण्य है और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य यही है। ठीक है दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य यही है। यह लातेहार जिला में है। कोई किस जिला में है? तो लातेहार जिला में। और यहाँ पे कौन कौन से जो वन्य प्राणी मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो हाथी हो गया, सांभर हो गया और बाघ हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य। देखिए महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य ये भी लातेहार में ही है। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं कि 4 अप्रैल 2001 को जो लातेहार जिला जो है दोस्तों वो पलामू जिला से कटकर अलग हो गया। तो 4 अप्रैल 2001 से पहले आपका ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बेतला नेशनल पार्क, पलामू अभ्यारण्य जो है, महुआटांड़ अभ्यारण्य, ये सब किस क्षेत्र में आता था? तो पलामू जिला में आता था। लेकिन जब 4 अप्रैल 2001 में लातेहार अलग हो गया पलामू से, तो आपका पलामू अभ्यारण्य, बेतला नेशनल पार्क और महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य जो है वो किस जिला में आ गया? आपका लातेहार जिला में आ गया। और ये आपका कहाँ पे है? पलामू और लातेहार का जस्ट बॉर्डर से एकदम टच करता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो पलामू आप टिक मत मारिएगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि पलामू अभ्यारण्य कहाँ है तो पलामू, ऐसा नहीं, लातेहार में है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य जो है यह विलुप्त प्राप्त भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, यह कौन से जिले में है? तो लातेहार में है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 63 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसमें देखिए मुख्य रूप से आपका कौन कौन सी वन्यजीव प्राणी इसमें आते हैं? तो भेड़िया हो गया और हिरन हो गया। ठीक है, 1976 में और 2 जो है अभ्यारण्य का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था। एक है आपका दलमा अभ्यारण्य। तो यह देखिए किस जिला में आता है दलमा अभ्यारण्य? तो पूर्वी सिंहभूम में। देखिए ये तीनों जिला में नहीं आता, ये पूर्वी सिंहभूम में ही है दलमा अभ्यारण्य। जब आप रांची से जमशेदपुर की तरफ जाइएगा तो बाएं साइड में आपको मिल जाएगा दलमा अभ्यारण्य। ठीक है, जो गज आरक्ष बनाया गया था वो तीनों जिलों में आपका है, क्योंकि उसका जो एरिया है लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आता है, जिसमें आपका पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, ये तीनों जो आपका हिली एरिया है वो पूरा इसमें आता है। ठीक है, तो दलमा अभ्यारण्य का पूर्वी सिंहभूम जिला हो गया, क्षेत्रफल 193 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना यहाँ पे की गई थी। कहाँ पे? दलमा अभ्यारण्य में 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे मुख्य रूप से कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं? तो हाथी, तेंदुआ और हिरन पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों हजारीबाग अभ्यारण्य। हजारीबाग अभ्यारण्य जो है ये हजारीबाग जिले में है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 186 स्क्वायर किलोमीटर है। यह पहले राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। 1955 में यह स्थापित था राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे, परंतु बाद में जो है इसमें इनका रखरखाव अच्छे तरीके से नहीं होने लगा, तो इसको जो है अभ्यारण्य में इसको परिवर्तित कर दिया गया 1976 में। ठीक है, तो 1976 में 4 अभ्यारण्य हो गए, हम लोग पढ़ लिए। पलामू अभ्यारण्य, महुआटांड़ अभ्यारण्य, दलमा अभ्यारण्य और आपका हजारीबाग अभ्यारण्य। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से कौन से वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं? तो तेंदुआ, हिरन और सांभर। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि कोई ट्रिक यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। पलामू अभ्यारण्य कहाँ है? तो पलामू में नहीं है, लातेहार में है, इसको याद रखना है, विरोधाभास। महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, भेड़िया से रिलेटेड जो है वो आपका लातेहार में ही है। देखिए लातेहार में 3 अभ्यारण्य है, बेतला नेशनल पार्क, पलामू अभ्यारण्य और महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य। दलमा का नाम तो इतना प्रचलित है कि ये आपको याद ही होगा कि पूर्वी सिंहभूम में ही है। हजारीबाग अभ्यारण्य तो हजारीबाग में ही है। आगे का अभ्यारण्य हम लोग देखते हैं तोपचांची। देखिए तोपचांची जो है, जो NH2 जब आप पास कीजिएगा तो आप तोपचांची यानी गोविंदपुर से जब निकलिएगा और हजारीबाग से की तरफ जाइएगा, या फिर हजारीबाग से जब आप कलकत्ता की तरफ जाइएगा, तो आपको बीच में जो है जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा धनबाद डिस्ट्रिक्ट, तो आपको सबसे पहले आपको तोपचांची मिलेगा। तो वहीं पे आपका कौन सा अभ्यारण्य है? तोपचांची अभ्यारण्य है। देखिए इसके एक बहुत खास बात है कि तोपचांची अभ्यारण्य के अंदर एक झील है जिसका नाम क्या है? हरी पहाड़ी।
तो चाची अभयारण्य के अंदर एक झील है जिसका क्या नाम है, हरी पहाड़ी, और वो दिखने में बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, तो देखिए जिला ये कौन सा है, धनबाद जिला है, क्षेत्रफल इसका 12 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बीच में हरी पहाड़ी नामक एक झील स्थित है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं, तो आपका हो गया जंगली भालू, तेंदुआ और हिरण। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों लवालोंग अभयारण्य। लवालोंग अभयारण्य कहाँ पे है, तो चतरा में है। क्षेत्रफल कितना है, 211 स्क्वायर किलोमीटर है। और देखिए ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य आपका हो गया पलामू वन्यजीव अभयारण्य, और दूसरा आपका क्या हो गया, लवालोंग वन्यजीव अभयारण्य। तो इससे याद रखिएगा लवालोंग जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पे है, आपका चतरा जिला में है। ठीक है, इसका 2 स्क्वायर किलोमीटर कितना है, तो 211 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये जो दोनों जो है दोस्तों, ये दोनों जो वन्यजीव अभयारण्य है इसकी स्थापना जो है वो आपका कब हुई थी, तो 1978 में हुई थी। 1976 में 4 गो हुआ था, 1978 में 2 हुआ था, तो टोटल हो गए कितने, 6 हो गए। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 1984। तो 1984 में कौन सा अभयारण्य है, तो पारसनाथ अभयारण्य आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। देखिए पारसनाथ पहाड़ आपको पता होगा गिरिडीह जिला में है। ठीक है, तो वहीं पे आपका कौन सा है, पारसनाथ अभयारण्य, नाम से ही पता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 49 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ पे तेंदुआ हो गया, सांबर हो गया, नीलगाय हो गया और हिरण हो गया, ये मुख्य रूप से वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, नीलगाय देखिए आपका कहाँ पे है, तो पारसनाथ अभयारण्य में, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर 1985 में कोडरमा अभयारण्य और 1986 में गौतम बुद्ध अभयारण्य। आपको एक चीज़ हम बता दें दोस्तों कि कोडरमा अभयारण्य और गौतम बुद्ध अभयारण्य एक ही अभयारण्य का 2 अलग अलग नाम है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर झारखंड का मानचित्र अगर देखा जाए तो ये कोडरमा वाला एरिया जो है एकदम बिहार बॉर्डर वाला एरिया, आप अगर आप देखिएगा तो एकदम बिहार से सटा हुआ एरिया में आपका कोडरमा अभयारण्य आपको मिलेगा। तो देखिए कोडरमा जो झारखंड की तरफ से जो वन्यजीव जो वन आपका पाया जाता है, जो अभयारण्य पाया जाता है, उसका नाम रखा गया है कोडरमा। और जो आपका झारखंड के बाद यानी जो बिहार में एंट्री कर गया है वो आपका उसको क्या बोला जाता है, गौतम बुद्ध अभयारण्य बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए गौतम बुद्ध अभयारण्य इसलिए बोला जाता है कि वहाँ पे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे अवशेष पाए गए हैं उस क्षेत्र में, इसलिए उसको वहाँ पे गौतम बुद्ध अभयारण्य यानी कि बिहार वाला एरिया में उसको क्या बोला जाता है, गौतम बुद्ध अभयारण्य बोला जाता है। और झारखंड वाले एरिया में इसको क्या बोला जाता है, कोडरमा अभयारण्य बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कोडरमा अभयारण्य जो है वो जिला कोडरमा हो जाएगा और गौतम बुद्ध अभयारण्य भी आपका क्या हो जाएगा, जिला आपका कोडरमा ही हो जाएगा। इसे ध्यान में रखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि दोनों कोडरमा बिहार क्यों नहीं लिखे हैं। देखिए बहुत सारा एरिया जो है आपका कोडरमा का, जैसे कि आप देखिएगा बॉर्डर वाला एरिया में, तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जैसे कि एकदम बॉर्डर से सटा हुआ है, तो वो आपका कोडरमा जिला के अंतर्गत ही आएगा, इसलिए इसको कोडरमा, अगर जिला पूछा है तो कोडरमा ही बोलेंगे, बिहार तो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, लेकिन बिहार से जितने भी लोग आते हैं तो इसको गौतम बुद्ध अभयारण्य ही बोलते हैं। एक ही अभयारण्य का 2 नाम है, कोडरमा अभयारण्य और गौतम बुद्ध अभयारण्य है। ठीक है, तो देखिए इसका क्षेत्रफल आपका कितना है, कोडरमा अभयारण्य का जो इधर झारखंड तरफ है तो 177 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें तेंदुआ हो गया, सांबर हो गया, हिरण पाए जाते हैं। और गौतम बुद्ध अभयारण्य का 121 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें चीता हो गया, सांबर हो गया, नीलगाय वगैरह ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है आपका कहाँ पे, कोडरमा ही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है झारखंड के किस जिले में है, तो इसका सही आंसर आपका क्या है, कोडरमा है, और उसमें आंसर को सही भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 1990 में आपका पालकोट अभयारण्य बना है। देखिए पालकोट किस जिला में है, तो गुमला जिला में है। ठीक है, और इसका कितना 182 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और इसमें जंगली भालू हो गया और तेंदुआ यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद 1991 में देखिए साहेबगंज का उधवा झील पक्षी विहार, कौन सा, उधवा झील पक्षी विहार जो है ये आपका साहिबगंज में है। ठीक है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 1991 में, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 5.5 स्क्वायर किलोमीटर रखिए लगभग, यानी 5.65 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे देखिए ये जो है बहुत फेमस है, इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे साइबेरियन पक्षियों का प्रवास यहाँ पे होता है। ठीक है, यानी कि जो साइबेरिया में जो पक्षी हैं वो यहाँ पे उड़ते हुए यहाँ पे आते हैं, कुछ समय यहाँ पे अपना रहते हैं, फिर ये वापस चले जाते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रवासी पक्षी निवास स्थल साइबेरिया का ये है। अब देखिए दोस्तों उधवा झील पक्षी विहार के संरक्षण को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक योजना बनाई गई थी, जिसका क्या नाम है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम किस वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है, तो आपका क्या हो जाएगा, उधवा झील पक्षी विहार इससे संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों जैविक उद्यान। तो जैविक उद्यान देखिए होता क्या है आपका दोस्तों, तो ये देखिए ये एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। ठीक है, अब एक्स सिटू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन, यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एन इंडेंजर्ड स्पीसीज वैरायटी और ब्रीड और प्लांट और एनिमल आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट। देखिए
जहाँ पे प्राकृतिक रूप से वन्यजीव प्राणी वहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं, यानी कि वो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उनका कंजर्वेशन करने के लिए एक अलग जगह में उसकी व्यवस्था की जाती है जो मानव द्वारा निर्मित की जाती है, ठीक है। और वहाँ पे इन एक्सटिंक्ट की हुई आपका जो भी प्लांट होता है, एनिमल होता है, या फिर कोई भी वैरायटी का ब्रीड होता है, उसको वहाँ पे संरक्षण किया जाता है। जैसे आपका बिरसा भगवान जैविक उद्यान है, ये आपका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। वहाँ पे जितने भी वन्यजीव प्राणी हैं वो वहाँ पे नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो आपका अन्य जगहों से जो नेचुरल आपका जहाँ पे प्राकृतिक तौर पे जहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि आपका भालू हो गया, ये सब चीज़ जो अगर वो एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं तो अन्य जगहों से उनको उठा के यहाँ पे उनको संरक्षण दिया जाता है, पाला जाता है, उनको पोसा जाता है, मतलब कृत्रिम रूप से इनको यहाँ पे पाला पोसा जाता है। यहाँ पे कोई किसी भी तरह का यहाँ पे नेचुरल ये नहीं कि खुले में उसको छोड़ दे, वो अपना क्या खाया नहीं खाया उससे मतलब। यहाँ पे जो यहाँ पे जितने भी वन्यजीव प्राणी हैं उनको मानव द्वारा उनको खाना मतलब दिया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो जंगल में घूम रहे हैं और वहाँ पे अपने से खा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो इसको बोलते हैं एक्स2 बोलते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जैसे हो गया बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची में, देखिए रांची में तीन तरह के हैं। एक बिरसा भगवान जैविक उद्यान हो गया, और बिरसा भगवान जैविक उद्यान के अंदर में एक हो गया आपका बटरफ्लाई पार्क और मांझी, ठीक है। और फिर एक हो गया आपका मगर प्रजनन केंद्र मूता, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, मूता जो रुक्का डैम में जो है, ठीक है। और ये भी आपका रांची में ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिरसा भगवान जैविक उद्यान, ये आपका ओरमांझी में है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे है? ओरमांझी में है। और ओरमांझी कहाँ पे है? तो रांची में। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, और ये आपका कहाँ? सपही नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पे है? तो सपही नदी के तट पर है। अब देखिए बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के अंदर जब आप जाइएगा घूमने के लिए तो आपको वहाँ पे एक बटरफ्लाई पार्क मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको कौन सा पार्क मिलेगा? बटरफ्लाई पार्क मिलेगा, इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया कि आप जैसे जाइएगा और मांझी जाइएगा, और मांझी से जब आप रांची की तरफ आइएगा तो आपको बाएं साइड में आपको रुक्का डैम मिलेगा। मेन रोड से जस्ट 2 किलोमीटर अंदर की तरफ आप जब जाइएगा तो आपको वहाँ पे रुक्का डैम मिलेगा। वहाँ पे क्या मगर प्रजनन केंद्र जो है वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1987 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों बोकारो में जो है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान सिटी पार्क बोकारो, ये भी आपका एक तरह का जैविक उद्यान है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों खूंटी बिरसा मृग विहार कालामाटी जंगल में जो है वो आपका खूंटी जिला के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आपका हिरन का प्रजनन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है वो। तो ये आपका हो गया 5 जैविक उद्यान हो गया। कौन कौन से हो गए हैं आपका? एक हो गया बिरसा भगवान जैविक उद्यान हो गया, एक हो गया आपका बटरफ्लाई पार्क जो इसी के अंदर है, एक हो गया मगर प्रजनन केंद्र यानी मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, वो कहाँ पे? मूता। इसको याद रखिएगा, मूता। ये जगह पूछता है कि कहाँ पे है, ऑप्शन में सिर्फ मूता दे देगा, तो याद रखिएगा मूता, रुक्का डैम, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे उसके बाद कौन सा है दोस्तों? बोकारो का आपका हो गया जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान सिटी पार्क बोकारो, और एक हो गया बिरसा मृग विहार कालामाटी जंगल खूंटी में, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका खूंटी में जो है ये हिरन प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास है, ठीक है। यहाँ पे मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है और ये हिरन के लिए फेमस है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रमुख पक्षी विहार। तो प्रमुख पक्षी विहार में 5 प्रमुख पक्षी विहार हैं। तो सबसे पहले हो गया तिलैया पक्षी विहार। तिलैया कहाँ पे है? तो कोडरमा में है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं तेनूघाट पक्षी विहार, ठीक है। वो ये कहाँ पे है? तो बोकारो में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार ये कहाँ पे है? बोकारो में ही है। देखिए बोकारो में 2 तेनूघाट और चंद्रपुरा दोनों बोकारो में ही है। इचागढ़ पक्षी विहार तो ये सरायकेला खरसुआ में है दोस्तों, याद रखिएगा। इचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पे है? सरायकेला खरसुआ। और उधवा झील पक्षी विहार ये कहाँ पे है? साहिबगंज। साहिबगंज का जो उधवा झील पक्षी विहार किस लिए फेमस है? तो साइबेरियन पक्षी के लिए फेमस है, प्रवासी पक्षी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद झार पार्क्स के अंतर्गत हम लोग देखते हैं दोस्तों कि देखिए झार पार्क्स जो है ये आपका किसके द्वारा? JPMDA। देखिए यहाँ पे आपको हम बता दूं कि झार पार्क्स जो है JPMDA, जिसका फुल फॉर्म होता है झारखंड पार्क्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के तहत जो है झारखंड के जो सिटी में 10 तरह के पार्क को मान्यता प्राप्त दिया गया है, ठीक है। 10 तरह के पार्कों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें रांची के 7 पार्क हैं। रांची के कितने पार्क हैं? तो 7 पार्क आपका रांची के हैं, ठीक है। और 3 पार्क अन्य
जिलों के। तो रांची में आपके 7 पार्क कौन कौन से हैं? तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान हो गया, दीनदयाल पार्क हो गया, नक्षत्र वन हो गया, सिद्धू कानू पार्क हो गया, ऑक्सीजन पार्क हो गया, श्री कृष्णा पार्क हो गया और अंबेडकर पार्क सिल्ली हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 7 पार्क आपका कहाँ पे? रांची में है। आपको हम बता दें कि बिरसा मुंडा जैविक उद्यान आपका कहाँ है? और मांझी में है। दीनदयाल पार्क भी आपका यहीं रांची में ही है। नक्षत्र वन भी आपका मोराबादी साइड जब राजभवन के पास है। सिद्धू कानू पार्क आप मोराबादी से जब कांके जाइएगा तो उस साइड आपको मिलेगा। ऑक्सीजन पार्क आपका वहीं मोराबादी में ही है। श्री कृष्णा पार्क ये आपका डोरंडा में मिलेगा और डोरंडा कॉलेज के जस्ट अपोजिट में ही है। और अंबेडकर पार्क ये आपका सिली क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कहाँ पे? सिल्ली क्षेत्र में ये है आपका अंबेडकर पार्क। उसके बाद जो है हजारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कहाँ पे? हजारीबाग बरही रोड के एकदम बाएं साइड आपको मिलेगा शहीद निर्मल महतो पार्क। फिर आपका धोड़बंधा थीम पार्क, देखिए ये याद रखिएगा, नाम थोड़ा अलग है। धोड़बंधा थीम पार्क जो है ये कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। और दुमका में एक सिद्धू कानू पार्क है, ये भी आपका झार पार्क्स के अंतर्गत आता है। तो 10 तरह के झार पार्क्स हैं, जिसमें से 7 पार्क जो हैं वो आपका कहाँ पे? रांची में है, एक हजारीबाग में है, एक जमशेदपुर में है और एक दुमका में है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों एलिफेंट रिजर्व। जो गज आरक्ष के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो देखिए जो गज आरक्ष जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 2001 में हुई थी। क्षेत्रफल आपको बताए थे दोस्तों कि इसका क्षेत्रफल जो है लगभग कितना? 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट कितना है? 13,440 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। और ये देश का प्रथम गज आरक्ष है। देश का कितनावां गज आरक्ष है? तो पहला गज आरक्ष है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक नोट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार को मिलाकर 8 इको सेंसिटिव जोन में स्थापना करने का प्रस्ताव है। ठीक है, अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि कितने सेंसिटिव जोन में इसको जो है स्थापना करने का प्रस्तावित है, तो आपका 8 सेंसिटिव जोन में इसको करने का प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब हम लोग मैप के माध्यम से यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि किन किन से ज़िलों में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं जो अभी हमने ऊपर में पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साहिबगंज में। ठीक है, तो साहिबगंज में आपके 2 हैं, एक उधवा पक्षी विहार हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका राजमहल जीवाश्म पार्क हो गया। आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हैं, ये राजमहल का क्षेत्र है दोस्तों। क्योंकि साहिबगंज जिला के अंतर्गत 2 पार्क जो हैं, एक हो गया आपका उधवा झील पक्षी विहार, ठीक है, जो 1991 में इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और आपका हो गया आपका जीवाश्म पार्क यानी राजमहल जीवाश्म पार्क, जो 2022 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब? 30 जून 2022। और किनके द्वारा किया गया ये उद्घाटन? तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर आते हैं कोडरमा में दोस्तों। तो कोडरमा में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य हो गया, कोडरमा अभ्यारण्य हो गया और तिलैया पक्षी विहार हो गया। तो ये जो है आपका दोस्तों, ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका कोडरमा में पाए जाते हैं। कोडरमा में 3 तरह के पाए जाते हैं, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य हो गया, कोडरमा अभ्यारण्य हो गया और तिलैया पक्षी विहार हो गया। ठीक है, चतरा में आपका लवालोंग अभ्यारण्य हो गया। ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसका एरिया कितना है? 211 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर आते हैं तो लातेहार में भी आपका कितना? 3 अभ्यारण्य हम लोग देखने को मिल जाता है। तो लातेहार में 3 अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो आपका हो गया सबसे पहले पलामू अभ्यारण्य, जो झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। दूसरा हो गया बेतला राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा हो गया महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इधर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हजारीबाग में आपका शहीद निर्मल महतो पार्क है। ठीक है, और हजारीबाग अभ्यारण्य 2। ठीक है, शहीद निर्मल, देखिए हजारीबाग अभ्यारण्य तो याद ही रहेगा हजारीबाग में। शहीद निर्मल महतो पार्क आपका कहाँ पे है? तो आपका हजारीबाग में। ठीक है, उसके बाद देखिए मगर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो आपका रांची में है। और कहाँ पे? मूता, जो आपका रुक्का डैम के पास है। ठीक है, उसके बाद देखिए पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पे? गुमला में है। ये देखिए गुमला वाला एरिया है। ठीक है, और इधर हम लोग देखते हैं धनबाद में तोपचाची अभ्यारण्य है। तोपचाची अभ्यारण्य के अंदर में एक हरी पहाड़ी नामक झील है, जो बहुत ही दिखने में सुंदर है। बोकारो में 3 फिर आपका अभ्यारण्य आ जाता है, तेनुघाट पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। ये 3 तरह के यहाँ पे हैं आपका बोकारो में। ठीक है, जमशेदपुर में आपके जो है पूर्वी सिंहभूम में कौन है? दलमा अभ्यारण्य आपका यहाँ पे, और दौड़बंधा थीम पार्क। देखिए घोड़बंधा थीम पार्क और दलमा अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पे है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम में। और
सरायकेला खरसवां में आपका क्या देखने को मिल रहा है, ईचागढ़ पक्षी विहार। ईचागढ़ पक्षी विहार एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो कहाँ मानना है, तो सरायकेला खरसवां मानना है। तो आप यहाँ पे मैप के माध्यम से भी देख चुके हैं और आपको कंठस्थ हो गया है। अगर आपको कंठस्थ नहीं हुआ है तो इसको आप एक बार 1.25 के स्पीड में फिर से एक बार देख लीजिए, आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौन सा अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और क्या रीज़न था इसका इस्टेब्लिशमेंट होने का, और कौन कौन से वहाँ पे आपका वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आप जो भी पढ़ाया गया है मेरे द्वारा, आप अगर इसको कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आप 10 क्वेश्चन इसमें आपको मैंने पूछा है, आप 10 में से कितनों का जवाब दे पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई। तो आपके पास ऑप्शन है 1976, 1986, 1955 और 1984। तो आप इसको आप एक पेन पेपर पे लिख लीजिए और कितने आप 10 में से कितने सही किए कितने गलत किए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ आपको पूछ रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और ये जो है सारी चीज़ों मैंने अभी आपको बताया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, बेतला में एल का क्या मतलब होता है। तो आपके पास ऑप्शन है लायन, लिजार्ड, लिपर्ड या फिर लंगूर। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो लावालोंग अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य, महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य, दलमा अभ्यारण्य, ये बताइए हमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम गज आरक्षी यानी एलिफेंट रिजर्व की स्थापना सिंहभूम क्षेत्र में कब की गई। आपके पास ऑप्शन है 12 नवंबर 2007, 14 अप्रैल 1994, 27 अगस्त 2005 और 26 सितंबर 2001। जल्दी से आप इनको आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हिरण प्रजनन हेतु बिरसा मृग विहार किस जिले में है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन है रांची, खूंटी, सिमडेगा, लातेहार। तो जल्दी से इसको आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, धोड़बंदा थीम पार्क कहाँ पे है। तो धनबाद, रांची, जमशेदपुर, देवघर। क्वेश्चन नंबर 7, मगर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। मोता, नगड़ी, रजरप्पा, गेतलसोत। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हम लोग दोस्तों, हरी पहाड़ी नामक झील किस अभ्यारण्य में है। तो लावालोंग अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य, उधवा झील पक्षी विहार या तोपचाची अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 9, बेतला नेशनल पार्क किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। बाघ, शेर, हिरन, हाथी। क्वेश्चन नंबर 10, महुआटांड़ अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। तो भालू, बाघ, भेड़िया, हाथी। चलिए इसको जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है 10 क्वेश्चन का। आप देखिए 10 में से कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप क्विज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर डेली क्विज़ कराया जाता है। और अगर आप खोटा वगैरह हो गया, नागपुरी हो गया या फिर झारखंड ज्योग्राफी या फिर झारखंड कंप्लीट कोर्स कराना चाहते हैं तो आप हमारे जो ऐप हैं स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारा PDF वगैरह और जितने भी वीडियो हैं वो आपको सीरियली ढंग से मेरे और रंजीत सर का सारा कोठा का नोट्स, आपको झारखंड ज्योग्राफी का जितना भी नोट्स PDF और आपका जाके वीडियो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको ऐप में मिल जाएंगी। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।